नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अ, देश का ना केवल राजनीतिक घटनाक्रम बल्कि बहुत से और भी चीजें एक साथ बहुत तेजी से चल रही हैं। जी। प्रोफेसर एक बहुत बहुत कुछ हुआ। मणिपुर में कुछ हो रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, मोदी जी की विदेश यात्रा की बात हो रही है, मोदी जी चुप क्यों है ये बात हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक इम्पोर्टेंट इशू ऐसा है जिसको वो प्रोमिनेंस नहीं मिली और वो कहीं खबरों में दब गया। तमिलनाडु के गवर्नर साहब रवि साहब आते हैं और वो स्वतः एक कैबिनेट मिनिस्टर को बर्खास्त करते हैं, उसके काम को वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं कि ये दो मंत्री जी लोग इनका काम ऐसे ऐसे देखेंगे। और फिर वो दबाव जब होता है तो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने अभी एडवोकेट जनरल को भेजा है और तब तक हम इसको होल्ड पे रखे हैं। ये एक अजीब तरह की व्यवस्था इस देश में हो रही है, क्योंकि हमारा जब जो संविधान बना, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस पर रह के वो बार बार ये हो रहा है। ये पहली बार नहीं, वो दिल्ली में भी हमने उसका एक नमूना देख रहे हैं कि किस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र सरकार अपना शिकंजा कसना चाहती है, और वही कुछ हर स्टेट में हो रहा है। वो हमने केरल में भी देखा, वो हमने करना। अब वो तमिलनाडु में जहां पे 25 से ज्यादा सीट लाने की बात और जहां के प्रधानमंत्री बनाने की बात अमित शाह साहब कहते हैं, उस तमिलनाडु में रवि साहब जाके अपने स्वतः राज्यपाल जी और ऐसा काम करते हैं, और बाद में जब हल्ला मचता है सब लोग कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस पे थोड़ा अभय दुबे साहब आपसे समझना चाहते हैं कि ये उन्होंने जरूर सलाह मशवरा करके किया होगा, गवर्नर अपने आप ऐसा नहीं करता है, और खास करके आईपीएस अफसर जो एक बार 10 बार पूछता है अपने ऊपर वाले अफसर से कि अच्छा ये करना है कि नहीं करना है, तो उनकी तो ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि वो बिना ऊपर पूछे नहीं किया। मैं जरा इस पे आपसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए, जो तमिलनाडु के राज्यपाल ने किया है, ये बहुत दिनों से ये मामला पक रहा था। मैं तो दरअसल इस तरह की किसी घटना का इंतजार ही कर रहा था। दिल्ली में चूंकि विधानसभा को दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, तो यहाँ पर जब जो उपराज्यपाल हैं वो इस तरह की गड़बड़ियां करते हैं और दावा करते हैं कि वही प्रशासक हैं, वही सब कुछ हैं, वही सरकार है, इस तरह की बातें करते हैं, तो इसको एक तरह से इस दायरे में लिया जाता था कि भाई ये तो राज्य का पूरा अधिकार नहीं है, इसलिए ये विवादास्पद चीज है। लेकिन उन्होंने जो किया है, रवि साहब ने तमिलनाडु में किया है, वो तो वहां कोई विवाद का सवाल ही नहीं है। देखिए, राज्यपालों द्वारा राज्यपालों के जरिए राजभवन का दुरुपयोग करके चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने की इस देश में भाजपा सरकार आने से पहले परंपरा चली आ रही है। कांग्रेस ने ये काम धारा 356 के जरिए कई बार किया है और इसके लिए कांग्रेस खासी बदनाम भी है, और कांग्रेस इन प्रश्नों के ऊपर एक तरह की चुप्पी भी साधे रहती है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि उस वक्त धारा 356 के बेजा इस्तेमाल के खिलाफ होती थी, तो वो धारा 356 का इस्तेमाल तो नहीं करती है, लेकिन उसने एक दूसरा अघोषित किस्म का हथकंडा अख्तियार किया है, और वो हथकंडा ये है कि वो सभी गैर भाजपा शासित राज्यों में राजभवन को समांतर सरकार का अड्डा बना देती है, और उस समांतर सरकार का जो अघोषित मुख्यमंत्री है वो वहां का राज्यपाल है। हर जगह वो लोग यही गतिविधि करते हैं। ये केवल दिल्ली और पुडुचेरी जैसे अधूरे राज्य का सवाल नहीं है। जो पूरे राज्य हैं, तमिलनाडु जैसे राज्य, राजस्थान जैसे राज्य, उन सभी राज्यों में इसी प्रकार की गतिविधियां, पंजाब जैसे राज्य, वहां इसी प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, और केंद्र सरकार इनकी तरफ से आंखें बंद किए रहती है। इस बार कुछ मुझे लगता है कि ये लोग थोड़ा रॉन्ग फुट पर पकड़ गए। जब ये किया गया, जब एक मंत्री को राज्यपाल ने अपनी मर्जी से बर्खास्त कर दिया और उसके काम का एक समांतर बंटवारा भी कर दिया, तब दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय को लगा कि ये तो कुछ ज्यादा हो गया, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस काम को रोका। उसके बाद से लगातार इसके ऊपर लीपापोती की जा रही है। आज हिंदुस्तान के लगभग सभी बड़े अखबारों ने इसके ऊपर संपादकीय लिखे हैं और काफी गहरी चिंता जताई गई है इसके ऊपर। आप सोचिए कि पूरे लोकतंत्र का होगा क्या जब केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल मुख्यमंत्री के और चुनी हुई सरकार के संविधान सम्मत अधिकारों का अपहरण कर लेंगे। आप कल्पना, मैं तो जो
तमिलनाडु में हुआ है वो किसी भी और सरकार के तहत बिल्कुल अकल्पनीय था। देखिए, कांग्रेस जब करती थी, जब राज्यपाल से एक रिपोर्ट मंगाई जाती थी, गृह मंत्रालय राज्यपाल से एक रिपोर्ट मंगाता था कि भाई राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति जो है पूरी तरह भंग हो गई है और इस सरकार को ये सरकार जो है अपने संविधान सम्मत दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए इस सरकार को भंग किया जाना चाहिए। कांग्रेस जब करती थी उसके लिए कम से कम वो संविधान के तहत एक तर्क बुनती थी। वो तर्क झूठा होता था, फर्जी होता था, उसके पीछे राजनीतिक मंशाएं होती थी, लेकिन कम से कम एक आवरण तो होता था। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसमें किसी आवरण की जरूरत भी नहीं। ये विशुद्ध गैर संवैधानिक नंग नाच है, मैं इसको कहूंगा, जो कि संघवाद की हत्या करके इस देश में किया जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार कांग्रेस के प्रवक्ताओं से टीवी पर उलझता हूं और उनसे कहता हूं कि दिल्ली का जो अध्यादेश है वो आम आदमी पार्टी का मुद्दा नहीं है, वो संघवाद का मुद्दा है। जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं रहेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी या मान लो भाजपा की सरकार आएगी या किसी और पार्टी की सरकार आएगी, वो भी उन अधिकारों का उपभोग करेगी जिन अधिकारों के लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस वक्त संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं, उनके मुख्यमंत्रित्व का एक ऐसा हिस्सा था जब वो इन तमाम अधिकारों का उपभोग करती थी। बाद में धीरे धीरे करके ये अधिकार दिल्ली की सरकार से छीन लिए गए। अब अरविंद केजरीवाल उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और कांग्रेस उसको इस तरीके से पेश कर रही है जैसे कि वो आम आदमी पार्टी का कोई अपना संकीर्ण सांगठनिक हित इससे होने जा रहा हो। ये ऐसा नहीं है, इससे ये मुख्य तौर पर संघवाद का मसला है। इसीलिए देश कांग्रेस को छोड़कर देश के हर गैर भाजपा दल ने इस मसले पर अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर दिया है। और कांग्रेस ये एक्टिंग कर रही है कि हम तो प्रताप सिंह बाजवा से पूछेंगे, हम तो अजय माकन से पूछेंगे, तब हम कहेंगे इसके ऊपर क्या किया जाए। काम तो सरकार ने गलत किया है, लेकिन हम इस पर राज्यसभा में किसे वोट देंगे ये हम बिल्कुल आखिर में तय करेंगे। मैं जानता हूं कि कांग्रेस राज्यसभा में भाजपा के पक्ष में वोट नहीं देगी, मुझे पक्का यकीन है भाजपा के पक्ष में वोट नहीं देगी, कांग्रेस इससे अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेगी। लेकिन जिस तरह से पूरा मसला आगे बढ़ाया जा रहा है, इस मसले पर राजनीति की जा रही है, उसमें बिल्कुल ये स्पष्टता होनी चाहिए कि अगर राज्यपालों के जरिए चुनी हुई सरकारों के अधिकारों का अपहरण किया जाएगा और कांग्रेस उसमें खुलकर सामने नहीं आएगी उसके अंदर, तो मसला बहुत विकट हो जाएगा। कांग्रेस विपक्षी एकता का जो एंकर कांग्रेस पार्टी को बनना है सबसे बड़े विपक्षी दल के तौर पे, उसके अंदर संदेह पैदा हो जाएंगे। अब देखिए इस पूरे मसले पे सोचना, अब जो तमिलनाडु में राज्यपाल ने किया है, इसमें कांग्रेस की तरफ से किस तरह का वक्तव्य आना चाहिए, कांग्रेस को किस तरह से इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो उस देश में जो भी सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस की प्रमुख केंद्रीय भूमिका होगी, प्रधानमंत्री कांग्रेस का ही होगा तकरीबन। आज की स्थिति तो यही कहती है। भाई अगर कोई ऐसा गठजोड़ बनता है, गैर भाजपा गठजोड़ बनता है और केंद्र में सरकार बनती है, तो उसमें प्रमुख स्थिति तो कांग्रेस की होगी और तमाम क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर कांग्रेस को सरकार चलानी होगी उसमें। तो कांग्रेस को क्षेत्रीय शक्तियों को अगर विश्वास में लेना है और पुराने जो कट्टापूर्ण संबंध रहे हैं कांग्रेस और क्षेत्रीय शक्तियों के, इंदिरा गांधी के जमाने वाले, उनको अगर नरम करना है, उस पूरे इतिहास को अगर पृष्ठभूमि में धकेलना है, तो कांग्रेस को इन प्रश्नों पर स्पष्ट रूप से वक्तव्य देने होंगे। देखिए रवि तमिलनाडु की घटना, दिल्ली की घटना और इस तरह की कई घटनाएं, जैसे कि राज्यपाल मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री को संसद विधानसभा का सत्र नहीं बुलाने देता है, फाइलें रोक के रख लेता है और उसके ऊपर बहस होती है और उसके ऊपर स्पष्ट रूप से जो भी गैर भाजपा दल है उनको हस्तक्षेप करना चाहिए और संयुक्त मोर्चा इस सवाल के ऊपर बनाना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। जी, मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, मणिपुर बिल्कुल जल रहा है और मई से जल रहा है और जिसको कह रहे हैं कि अजीब सी स्थिति हो गई है। मोदी जी किन्हीं कारणों से, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा, वो बोलना भी नहीं रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है भाई वहां जाना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है, जाना तो दूर, वो बोल भी नहीं रहे हैं, एक वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने वक्तव्य दिया और बहुत ही बैलेंस वक्तव्य था, वहां की महिलाओं से, वहां की माओं से अपील की और फिर राहुल गांधी वहां चले गए। राहुल गांधी को भाई जाने का उनको परमिशन मिली थी, उनको सड़क के रास्ते से जाने की थी। ऐसा कहा जा रहा है कि जब उनको ये देखा गया कि बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ रही है तो उस यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश की गई। लेकिन राहुल गांधी वहां लोगों से मिल के आए और वो कोई कुछ नहीं कर सकता है, आदमी जाके वहां खड़ा हो जाता है, यही बहुत बड़ी बात होती है कि भाई है हम तुम्हारे साथ हैं। मैं जरा इस मणिपुर के मसले पे भी आपसे, क्योंकि क्यों मोदी जी चुप हैं और राहुल गांधी कम से कम गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उनके साथ एक संवेदना तो दिखाई कि हम
विपक्ष के लोग, विपक्ष के बड़े नेता के रूप में, भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे कॉज के साथ हैं। इसमें मुझे क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाने की एक खास शैली विकसित की है, जिसके विभिन्न पक्ष धीरे धीरे करके हम लोगों के सामने खुल रहे हैं। पहले से हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अब जैसे मुझे क्या लग रहा है इसमें कि मोदी जी अपनी शख्सियत को प्रधानमंत्री के तौर पर किसी भी इस तरह की जो आंतरिक समस्या है इससे ऊपर रख के देखते हैं। वो कह रही है हमारे स्तर की समस्या नहीं है जिसमें हम हस्तक्षेप करें, ये गृहमंत्री के स्तर की समस्या है, गृहमंत्री इसमें हस्तक्षेप करेंगे, वो जाएंगे, वो करते कर देंगे। और उसी स्तर का मामला है, थोड़ा बहुत आगजनी वागजनी हो रही है, इसमें मैं नहीं पड़ता। जो आदमी अपने आप को कह रहा है कि वो जो बाइडेन से मिल रहा है, जो इजिप्ट जा रहा है, जो सारी इस वक्त ग्लोबल लीडर बनने में लगा हुआ है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि ग्लोबल लीडर के तौर पर उसकी इमेज प्रोजेक्ट हो, वो आदमी मणिपुर के ऊपर क्यों चिंतित होगा? ज्यादा ज्यादा उन्होंने ये किया कि दिल्ली के अंदर जो मीटिंग थी उसकी उन्होंने अध्यक्षता कर ली है प्रधानमंत्री ने। तो इससे भाजपा प्रवक्ता कह देंगे कि प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की और सब कुछ प्रधानमंत्री के निर्देशों के तहत जो है गृह मंत्री वहां पर कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक देखने की बात है कि भाई प्रधानमंत्री मणिपुर जा सकते हैं, मणिपुर जाएंगे तो वहां पर बहुत केंद्र सरकार का पक्ष बहुत मजबूत होगा। और दूसरे अगर वो एक वक्तव्य जारी करेंगे तो उसमें भी वो एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से केंद्र सरकार का पक्ष मजबूत होगा और लोगों को लगेगा कि उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मसला यहीं पे है। प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है कि किन किन चीजों के साथ वो अपने आप को निजी तौर पर जोड़ेंगे और किन किन चीजों के साथ वो अपने आप को निजी तौर पर नहीं जोड़ेंगे। कुछ इस तरह की बात, इस तरह का मसला है। देखिए, जो पहलवानों का धरना था उसके ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रवैया था उसने भी हम लोगों को थोड़ा चकित किया था कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस मसले को तो आसानी से सुलझाया सकता था। अब मणिपुर का सवाल जो है वो भी इसी तरह का मसला है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको तो केंद्र सरकार कई तरीके से एक सौम्य स्पर्श दे सकती है इसको, लेकिन वो नहीं देने के लिए तैयार है। अब राहुल गांधी वहां पे गए तो फिर वहां के मुख्यमंत्री ने, जिनको हटाने की चारों तरफ से मांग चल रही है, एक ड्रामा करवाया। उन्होंने कुछ महिलाओं से अपने घर के सामने प्रदर्शन करवाया और फिर उनके इस्तीफे, पता नहीं कैसा इस्तीफा था और किसको देने जा रहे थे, उसको फड़वा के दिखाया गया कितने जनता के बीच में लोकप्रिय हैं। मणिपुर की महिलाएं नहीं चाहती हैं कि वो इस्तीफा दें, तो ये सब कर रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर वो इस मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए, भाई भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा दूसरा, तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री तो ना बनाया जाएगा, लेकिन अगर इस मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए तो फिर मणिपुर की समस्या को सुलझाने के लिए एक बेहतर जमीन को बना पाएंगे। जी, क्योंकि मैं अभय जी बहुत लोगों से बात की, कुकी से भी बात की, माइती लोगों से भी बात की, मेरे शोज में भी आए। वीरेंद्र सिंह साहब अभी निष्पक्ष नहीं रह गए हैं। उनकी इमेज और उनके ऊपर दोनों, मतलब दोनों पक्ष का भरोसा नहीं रह गया है। उनको ये माना जा रहा है कि वो माइती के ही इंटरेस्ट को ज्यादा देख रहा है। तो इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि वो जब हटेंगे तभी मेरे ख्याल में कोई वायबल चीज बन पाएगी। भाजपा के सामने राजनीति तो बिल्कुल स्पष्ट है, वो केवल मैती लोगों के बीच में ही अपना आधार बढ़ा सकती है। कुकियों में भाजपा का आधार नहीं बढ़ेगा। कुकी उस तरीके से, कुछ ईसाई हैं उसमें, थोड़े बहुत कुकी मुसलमान भी हैं। नागाओं के बीच में भाजपा का आधार नहीं बनेगा क्योंकि वो ईसाई हैं। इसलिए भाजपा भी पूरी राजनीति को मैतेइयों के दृष्टिकोण से ही वहां पर कर रही है। मैतेइयों का जो हिंदुत्वकरण किया गया है उसी का नतीजा है जो इस तरीके से वीरेंद्र सिंह की छवि गिरी है। जिस तरह की उन्होंने सख्तियां की हैं और वहां पर जो एक नशे की खेती होती थी, उस खेती के नाम पर जो उनके ऊपर सरकारी अत्याचार किए गए हैं, उन सब चीजों का भी ये परिणाम है। जी, एक चीज और प्रोफेसर, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सक्सेसफुल अमेरिका और इजिप्ट यात्रा करके लौटने के बाद दो इशू हुए। एक तो हेमंत विश्व शर्मा साहब जो हैं, उन्होंने बराक ओबामा जी की उस टिप्पणी पे एक खराब टिप्पणी की और उनके उससे काफी दिक्कत हुई। और दूसरा, वहां की जो सबरीना सिद्दीकी, जिन्होंने उनसे प्रश्न पूछा था, वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो जर्नलिस्ट थी, उनको यहां से ट्रोल किया गया। अच्छा, ट्रोल फैक्ट्री के कौन है, किसके कंट्रोल में है, हेमंता विश्व शर्मा किसके कहने से करते हैं, सबको पता है। लेकिन जब सबरीना को ट्रोल किया गया तो पूरा अमेरिकन मीडिया और पूरा अमेरिकन शासन, जो पूरा व्हाइट हाउस था, वो उसके पीछे खड़ा हो गया और उसने ठीक से भर्त्सना की इस बात की। देख के ये भी लगा कि शायद यही मैच्योर लोकतंत्र है जहां पे प्रेस की इतनी आजादी है। मैं इस पे भी थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि ये जानबूझ के उन भक्तों को खुश रखने के लिए हेमंता विश्व शर्मा और ट्रोलों को थोड़ा आजादी दी गई कि इस तरह का काम करो, कि ये क्यों किया? इससे तो हमारी देखिए, मुझे तो क्या लगता है, मैं इसमें दूसरे दृष्टिकोण से इस प्रश्न को देखूंगा। भारत में जो विपक्षी दल है और भारत में जो इस सरकार और मोदी के निजाम के जो आलोचक हैं,
वो जब इसकी कमियों को खोजते हैं और उनकी समस्याओं को उजागर करते हैं तो वो टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं। उनकी गतिविधियां प्रतिक्रिया मूलक होती हैं और प्रतिक्रिया मूलक गतिविधियां होने के कारण बात पूरी तरह साफ नहीं हो पाती। अब जिस मोदी ने अमेरिका में जो किया या मोदी ने जो इजिप्ट में किया, ये खासतौर से अमेरिकी दौरे में किया, उसकी जिस तरह की आलोचना सामने निकलकर आनी चाहिए वो आलोचना विपक्ष ने जनता के सामने और पढ़े लिखे समझदार लोगों के सामने नहीं पेश कर पाई है। वो सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए टुकड़ों टुकड़ों में सामने आती है, उससे बात पूरी तरीके से बनती नहीं है। मोदी ने जो वहां पे किया है, अब देखिए अमेरिका के 70 से ज्यादा सांसदों ने लिख के बाइडेन को दिया था कि भाई मोदी से पूछिए कि आपके यहाँ जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ जो आप ज्यादती कर रहे हैं, ये गड़बड़ बात है, इसके बारे में सवाल पूछिए। बाइडेन ने उस मजबूरी के तहत मोदी से अपनी बातचीत में ये सवाल मोदी से पूछे। मोदी ने उसके कुछ जवाब दे दिए होंगे। सवाल यह है कि ये चीज देश की जनता को बताई नहीं गई है आज तक ठीक से। मैंने भी कहीं पढ़ी है तब जाके मेरे सामने आई है और ये बात निकल के सामने नहीं आती है। तो अब जाहिर है कि बाइडेन मोदी वहां पर राष्ट्रीय अतिथि हैं वहां पर, तो बाइडेन खुल के उनके मुंह पे सार्वजनिक रूप से तो ये बात कहेंगे नहीं, लेकिन जो दोनों के बीच में बातचीत हुई है उसमें ये सवाल उठा है और इसीलिए मोदी को अपने भाषण में बार बार ये कहना पड़ा कि हम तो लोकतंत्र के बड़े भारी समर्थक हैं, हमारे डीएनए में लोकतंत्र है, किसी के साथ कोई भेदभाव करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब बातें उन्हें कहनी भी इसीलिए पड़ी है। तो मैं कहता हूं कि ये विपक्ष की तरफ से ये चीजें स्पष्ट रूप से आनी चाहिए कि अमेरिकन मीडिया में ये सब चीजें प्रकाशित हुई हैं, मोदी ने ये गूफअप किए हैं, ये तमाम गड़बड़ियां की हैं मोदी ने। तो फिर होता क्या है, ये चीजें मीम के तौर पर आती हैं, तो उसके मीम के तौर पे आती हैं तो लोगों को गुदगुदाती जरूर है, लेकिन उसकी राजनीतिक गंभीरता नहीं होती है, उससे लोगों का जो बौद्धिक मानस है वो प्रभावित नहीं होता है जी। लोग चटखारे तो ले लेते हैं उसके आधार पर, लेकिन उनके बौद्धिक मानस में से ये जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जब लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, ये कार्यक्रम जोक नहीं है, ये मजाक नहीं है कार्यक्रम, तो लोगों के जितना भी प्रभावित कर पाता है लोगों के बौद्धिक मानस को प्रभावित करता है, उनकी जो आलोचनात्मक क्षमता है, आलोचनात्मक विवेक है, उसको स्पर्श करता है। तो ये बात कभी भी नहीं होती है ना। तो देखिए ये अडानी के मामले में कांग्रेस कर पाई, मैं तो कहता ही रहा, मुझसे विनोद अग्निहोत्री और हमारे दूसरे साथियों ने कहा कि कांग्रेस अगले चरण में ये काम करेगी, वो अगला चरण आज तक नहीं आया है और अडानी का मसला जो है वो पृष्ठभूमि में चला गया है। तो मैं कह रहा हूँ ये विपक्ष करने में असमर्थ है। मोदी के अमेरिकी दौरे पे विपक्ष बहुत आसानी से काम कर सकता था, क्योंकि मोदी ने बहुत मैं शायद पिछली बार भी आपसे पूछा था, मैं फिर एक बार दर्शकों को भी याद दिला दूं। एक कुछ वर्ग का यह भी कहना है कि जो बराक ओबामा साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें जानबूझ के शायद अपनी पार्टी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बाइडेन साहब को ये सलाह दी कि आप ये पूछिए। उन्होंने भी यही बात कही थी जो 70 लोगों ने कही थी कि भाई ये इश्यूज हैं जो आपको हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर से टेकअप करना चाहिए। तो उसमें लोगों का कहना है कि उसके जवाब में मोदी जी तो वहां लोकतंत्र कर आए, लेकिन हिंदुस्तान में उनको अपने वोटर को ठीक रखना है। उसके लिए यहां से हेमंता विश्व शर्मा जी से ये कहलवाया गया कि अब चलो मुसलमानों को थोड़ा बराक हुसैन करके वो उन्होंने जो मैसेज देना था वो मैसेज दे दिया। क्या ये संभव है? बहुत फूहड़ था, लेकिन कुछ निष्पक्ष से लगने वाले बुद्धिजीवियों ने भी इसमें अखबारों में लेख लिखे और उसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की किस तरह ओबामा का ये प्रयास जो है ना, भारत विरोधी प्रयास नाकाम हो गया है और भारत में मोदी के आलोचकों ने इस प्रयास की तारीफ करने में, तो ये इस प्रकार की एक पूरी कैंपेन चली है। उसके सबसे भोंडे उदाहरण हेमंत विश्व शर्मा है जिन्होंने ये बराक हुसैन वगैरह बात कही। तो मैं फिर भी कह रहा हूं कि देखिए विपक्ष सुनियोजित तरीके से काम नहीं करता है, जबकि भाजपा उसके मुकाबले काफी सुनियोजित तरीके से अपना प्रचार करती है, अपनी बात को सामने रखती है, मोदी जी की छवि को प्रोजेक्ट किया जाता है, एक फील गुड नैरेटिव चलाया जाता है और चल रहा है। उसको बहुत तरीकों से, मतलब कुछ ऐसे लोग भी उस फील गुड नैरेटिव के सपोर्ट में खड़े होते हैं जिनको भाजपा ही कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन विपक्ष उसकी काट करने के लिए अपनी तरफ से जितने सुनियोजित तरीके से काम करना चाहिए था वो नहीं होता है। यही वजह है कि भाजपा का हाथ ऊपर रहता है और विपक्ष का हाथ नीचे रहता है। जी प्रोफेसर साहब, एक चीज और हुई है, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात शुरू हो गई है और उस पे कोई एक सार्थक बहस या उस पे कोई प्रोज एंड कॉन्स, उसकी अच्छाई और बुराई की जगह वो
पिच ऐसे किया जा रहा है कि जैसे वो मुसलमानों को ठीक कर देगा या मुसलमान उसके विरोध में खड़े हैं और हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा है। उसकी पिचिंग, पॉलिटिकल पिचिंग ऐसे की जा रही है, जबकि उसमें एक विमर्श होना चाहिए, उस पर एक बातचीत होनी चाहिए, भाई उसकी अच्छी भी चीजें हैं, उसकी खराब भी चीजें हैं, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। थोड़ा मैं इस पे समझना चाह रहा हूँ जो यूसीसी। देखिए, इसमें मेरे सामने तो मामला जो मौजूदा विधि आयोग ने जनता के सामने रखा है कि लोग बताएं भाई समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इससे पहले जो विधि आयोग था वो भी मोदी सरकार का बनाया हुआ विधि आयोग था। 2016 में मोदी सरकार ने उसको जिम्मेदारी दी कि इस मसले के ऊपर विचार किया जाए। उसने भी इसी तरीके से लोगों से पूछा तो 75-78 हजार से ज्यादा सवाल जो जवाब लोगों ने उनको दिए। हाँ, उसके आधार पर 2018 में उसने एक बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है। उस रिपोर्ट में साफ तौर पे उसने लिखा कि अभी इस तरह का कोई समान नागरिक संहिता बनाने की जरूरत नहीं है। अगर जल्दबाजी में ये काम किया गया तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। आप सोचिए, जो पिछला विधि आयोग है, जो कि मोदी सरकार द्वारा ही नियुक्त विधि आयोग था, वो कह रहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। यहां पर मोदी सरकार निर्वाचन से ठीक पहले इस मसले को ऐसे लाना चाहती है कि ऐसे समान नागरिक संहिता केवल मुसलमानों को दुरुस्त करने के लिए हो, जबकि ये बात नहीं है। देखिए, संविधान में भी जब बहस हो रही थी तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने, जो कि आमतौर पर दक्षिणपंथी सिद्धांतकार और विद्वान माने जाते थे, उन्होंने कहा था कि ये मसला केवल मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हिंदुओं से जुड़ा हुआ भी है। अंबेडकर ने जब हिंदू विवाह कानून संसद में रखा तो तमाम जैनों ने, बौद्धों ने, सबने अंबेडकर के साथ में बहसबाजी की थी। जब आप समान नागरिक संहिता सारे देश में लागू करने की कोशिश करेंगे तो वो तमाम प्रश्न जो पहले दब गए थे, सारे सवाल दोबारा उठेंगे और पूरे देश में सवाल के ऊपर बहुत बड़ी बहस शुरू हो जाएगी। देखिए, हम सबका जीवन, हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, गरीब हों, अमीर हों, आड़े हों, तिरछे हों, किसी भी रंग रूप के हों, सबका जीवन इससे प्रभावित होगा। विवाह, तलाक, बच्चों पे किसका अधिकार होगा, एलिमनी का सवाल, उत्तराधिकार का सवाल, ये सारे के सारे प्रश्न जिससे हम लोगों का सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन संचालित होता है, सब प्रभावित होगा, सबके ऊपर बहसें होंगी। ये कोई बहुत आसान, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अगर आसान होता तो संविधान निर्माताओं ने इसको लागू कर दिया होता, तो आगे की सरकारों के ऊपर क्यों छोड़ गए उसकी। तो ये बहुत मुश्किल काम है और भारतीय जनता पार्टी इसको सिर्फ एक मुसलमान विरोधी, हिंदुओं में प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगर उसको जरा भी इसमें ईमानदारी होती तो वो विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाती और विशेषज्ञों की कमेटी जनता के विभिन्न तबकों से, विभिन्न धर्मावलंबियों से, धर्म गुरुओं से, न्याय शास्त्रियों से, सबसे बातचीत करके, सामाजिक संस्थाओं से, सबसे तरह तरह की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं इस देश में विवाह उत्तराधिकार की, उन सबको अपने दायरे में लेते हुए गंभीरतापूर्वक विचार करके एक सहमति का, आम सहमति का एक दस्तावेज निकालने की कोशिश में लगी होती है। लेकिन उसको एक चुनावी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा तो पक्का यकीन है कि ये सरकार कभी भी ऐसा कोई भी ड्राफ्ट लाने की कोशिश नहीं करेगी। तो साहब, एक चलते चलते अंतिम प्रश्न है। एक अजीब सी चीज हुआ, देख के दुख हुआ। पुराने युद्ध के समय भी देखते थे कि जब दो दुश्मन लड़ते थे तो रात में मान लिया जाता था कि अब भाई अब गोलीबारी नहीं होगी या वो नहीं होगा, एक दूसरे पे युद्ध, खाना बनाओ खाओ, रात में कोई नहीं होगा। इस समय की जो भाजपा सरकार है वो अपनी विपक्षी सरकार को दुश्मन से भी खराब देख रही है। कर्नाटक का एक ओल्ड प्रॉमिस था कि वो चावल देंगे, 5 किलो एक्स्ट्रा चावल देंगे गरीब और अति गरीब को पर व्यक्ति। उसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि भाई मुझे ये खरीद के दीजिए। केंद्र एफसीआई ने उनको बाजार रेट पे, 34 रुपए के बाजार रेट पे इशू कर दिया 12 जून को कि ठीक है अपने लोकल यूनिट को कि इनको इतने लाख टन, 2,25,000 टन या कितना दे दीजिए। नेक्स्ट डे केंद्र सरकार के मंत्रालय एक नोटिस निकालता है कि नहीं, अब ये स्कीम आज से बंद की जा रही है, मतलब अब हम किसी को बेचेंगे नहीं। वो 20 रुपए किलो में एथेनॉल बनाने के लिए बेच रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को 34 रुपए किलो में बेचना बंद कर दिया। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब वो एक अलग मुश्किल है। कर्नाटक सरकार कह रही है जब तक नहीं है तब तक हम पैसा देंगे, 34 × 5 170 रुपया पर व्यक्ति हम पैसा देंगे। लेकिन क्या इसमें भी, अरे भाई वो भूखे आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए दिया जा रहा था, उसमें भी अगर भाजपा अपनी राजनीति कर रही, समझ में नहीं, मतलब इसका आंसर नहीं है मेरे पास। देखिए, इसमें तो मेरा दिमाग तो बिल्कुल साफ है और मैं जिस नजरिए से देखता हूं मैं साफ तौर पे आपके सामने रखूंगा। तमिलनाडु में जो हुआ, कर्नाटक में जो हो रहा है और दिल्ली में जो हो रहा है, ये एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं। ये मसला संघवाद का प्रश्न है
कि भाई एक पार्टी ने आपको चुनाव में हरा दिया, उसने कुछ चुनावी वायदे किए हैं, आप उन चुनावी वायदों को पूरा करने में विघ्न पैदा कर रहे हैं, उसके लिए आप ओछे किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कायदे से आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको सरकार की मदद करनी चाहिए। उसमें यही तर्क है, जब मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, आप हमारी सरकार चुन लोगे तो इस तरह की दिक्कतें और बाधाएं नहीं आएंगी। तो डबल इंजन की सरकार का नारा ही संघवाद विरोधी नारा है। जी जी, ठीक है। जैसे डबल इंजन की बात कही जाती है, इसका मतलब है आपको फेडरलिज्म में यकीन नहीं है जी। तो ये मसला, ये तीनों मसले एक ही हैं। पंजाब में जब राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुलाने देता है, कर्नाटक में जबकि वो सस्ती दर पे उनको चावल नहीं मिलता है, तमिलनाडु में जबकि मंत्री बर्खास्त कर दिया जाता है, और दिल्ली में जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक संविधान पीठ का अध्यादेश पलटने के लिए, वो फैसला पलटने के लिए अध्यादेश लाया जाता है, ये सभी एक ही मसला है। ये इन सभी मसलों को विपक्षी एकता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पर, केंद्रीय प्रश्न के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसी के इर्द गिर्द विपक्षी एकता हो पाएगी। विपक्षी एकता क्यों जरूरी है? केवल भाजपा को चुनाव में हराना ही सवाल नहीं है। इस देश में किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित होगा, उसमें संघवाद की क्या स्थिति होगी, राज्यों के क्या अधिकार होंगे, केंद्र सरकार किस तरीके से काम करेगी, आर्थिक बंटवारे किस तरीके से होंगे, ये तमाम प्रश्न इसके साथ जुड़े हुए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।